चलो जी, जो बड़ा जो अपन लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, तो अपन ने आरएस निकालना सीख लिया था। अपन ने सीख लिया था कि एनाइंशोमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये सीख लिया था बेटा अपन ने कि भाई कोई चीज एनाइंशोमर है कि डायस्टीरियोमर्स है कि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्या होते हैं बेटा, जिनका कंप्लीट नाम सेम आ जाए, 3D नाम भी क्या आ जाए, सेम। एनाइंशोमर क्या होते हैं, जिनमें कंप्लीट 3D नाम रिवर्स हो जाए। और डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, जिनमें पार्शियली चेंज आ जाए या फिर दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। ये मिरर इमेज वाला फंडा कब देखना है, फिशर में। अगर दो फिशर स्ट्रक्चर दे रखी है तो देखना है। आर्य व्यास में अब आपको एक नई चीज बताते हैं, देखो ध्यान से, कि एक मॉलिक्यूल को दो तरीके से रोटेट करवाया जा सकता है। क्लियर है? एक होता है इन द प्लेन और एक होता है आउट ऑफ प्लेन। एक क्या होता है, इन द प्लेन और एक आउट ऑफ प्लेन। कॉपी देना। जैसे अपने पास ये मॉलिक्यूल है, ये प्लेन है और इसमें ये मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल किसमें बेटा, प्लेन में। अब देखो मैं इसको घुमा रहा हूं 180 डिग्री, तो क्या मॉलिक्यूल ने अपना प्लेन चेंज किया क्या, इसी प्लेन में खड़े खड़े घूम गया। इसे बोलते हैं इन द प्लेन रोटेशन। क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। अब देखो इसको मैं और भी तरीके से घुमा सकता था। देखो ये मॉलिक्यूल अभी प्लेन में, अब देखो मैंने रोटेट करवाया इसको। अब की बार रोटेट कैसे हुआ, इसने अपना प्लेन छोड़ा, देखो प्लेन के बाहर गया और फिर देखो ये नीचे आ गया और वो टिप ऊपर चली गई। ये कैसा रोटेशन हुआ, आउट ऑफ प्लेन। देखो ये हुआ आउट ऑफ प्लेन रोटेशन। और इन द प्लेन रोटेशन क्या है, इसी प्लेन में खड़े होकर घूम जाओ। या ऊपर वाली टिप देखो 180 तो ये भी घूमी है, लेकिन अब की बार इन द प्लेन है, प्लेन में घूमी है। कहां घूमी है, और अब की बार देखो कहां घूमी है। तो दो तरह के प्लेन रोटेशन होते हैं, कौन सा इन द प्लेन, एक होता है आउट ऑफ प्लेन। करने क्वेश्चन इससे अपने को होते नहीं है, बस समझना होती क्या है। जैसे अगर मैं तुम्हें बात करूं, जैसे ये मॉलिक्यूल है बेटा आपके पास में, इसको देखो मैंने 180 डिग्री इन द प्लेन घुमाया है। कि सर हमें दो स्ट्रक्चर देख के कैसे पता चलेगा इन द प्लेन घुमाए। तो देखो पहले आप देखो सी डबल बॉन्ड OH ऊपर वाला कहां पर है, नीचे। CH3 वाला कहां है, ऊपर। और सीक्वेंस भी नहीं टूटी हुई, देखो सीक्वेंस वही है। तो आप कहोगे घुमाया तो है 180 डिग्री का, गया है बेटा। अब इन द प्लेन घुमाया कि आउट ऑफ प्लेन घुमाया, हमें कैसे पता, वो तो स्ट्रक्चर लिख के देगा, नाम तो देगा नहीं। तो आप देखो ऐसे करो, जैसे सी डबल बॉन्ड OH है, कह दो ये तो सी डबल बॉन्ड OH और ये OH है। इसको तो क्या मानो, सी डबल बॉन्ड OH, और इसको क्या मानो। अब देखो मैं इसे घुमा रहा हूं, तो देखो अगर मैं घुमा रहा हूं, ये OH ध्यान रखना ना, ये दूसरा वाला OH मान लो, चाहे ये एक ही OH को समझ लो बहुत है। ये अगर मैं घुमाऊं इन द प्लेन, तो बताओ ये OH किधर आना चाहिए, क्या इधर आ रखा है क्या। इसका मतलब कैसा घुमाया गया, इन द प्लेन। कैसा घुमाया गया है, देखो यूं पकड़े घुमाया, तो OH इधर आ गया कि नहीं आ गया। और इन द प्लेन घुमाया, कैसे घुमाया बेटा, दोबारा देख लो। सी डबल बॉन्ड OH है, अब देखो मैं घुमा रहा हूं इन द प्लेन ही घुमा रहा हूं 180 डिग्री, तो बताओ ये OH किधर आ गया, इधर आ गया। और देखो ये OH इधर है, ये कैसा हुआ, इन द प्लेन। लेकिन इसी मॉलिक्यूल को देखो बेटा, ये वाला मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है बेटा ध्यान से, ये सी डबल बॉन्ड OH था बेटा, ऐसा ही है। अगर मैं इसे इन द प्लेन घुमाऊं, तो OH इधर आ रहा है, क्या इसका OH इधर आया क्या, इसका मतलब ये इन द प्लेन नहीं घूमी हुई। कि सर आउट ऑफ प्लेन है, इसकी क्या गारंटी, देखो ये सी डबल बॉन्ड OH, तो दो तरीके से आउट ऑफ प्लेन घुमाने का मतलब ऐसे घुमाओ, इन द प्लेन का मतलब प्लेन के अंदर ही घुमाओ, आउट ऑफ प्लेन का मतलब बाहर से जाओ, ऐसे जाओ, बाहर से। कहां से जाओ बेटा, बाहर से। तो देखो OH इधर का इधर ही रह गया ना, बोलो रह गया कि नहीं रह गया। ये कैसा हुआ, आउट ऑफ प्लेन। कैसा हुआ, तो देखो अगर मैं इन द प्लेन घुमाऊंगा तो OH क्या करेगा, पलटी मारेगा, देख लो। तो आप स्ट्रक्चर को क्या कैसे घुमाया है, आप स्ट्रक्चर को ये मान लो सी डबल बॉन्ड OH, एक से समझ लो, ये OH मान लो, बाकी पूरी स्ट्रक्चर अपने आप समझ में आ जाएगी। फिर घुमाओ, अच्छा OH इधर आ गया, अच्छा इसमें इधर लिखा हुआ, मतलब तू इन द प्लेन घुमी हुई है। तो क्या घुमी हुई है, इसके लिए बात करें तो ये सी डबल बॉन्ड OH है, घुमाया, और ऐसे घुमाने पे ये स्ट्रक्चर आ रही है, देखो ऐसे घुमाया तभी तो ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है। सी डबल बॉन्ड OH कहां गया, नीचे, और OH इधर का इधर, आउट ऑफ प्लेन। क्या है बेटा, तो पहले तो स्ट्रक्चर देख के पहचान में आनी चाहिए इन द प्लेन की। अब देखो बेटा अगर मैं इनका RS निकालूं, तो आपको पता है ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन और ये कार्बन। अब देखो बेटा ध्यान से, तो अगर ये कार्बन है तो नंबरिंग में सबसे पहले ऑक्सीजन को नंबर 1 दूंगा, फिर ऊपर कार्बन, नीचे। इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन है, लेकिन उस ऑक्सीजन पे सूडो होगा तो एक ऑक्सीजन और आएगा कि नहीं आएगा, दो ऑक्सीजन एक तरीके से। तो ये नंबर 1 तो ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला नंबर है,
तो मैं 1 से 2, 2 से 3 गया बेटा, कैसा गया? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ पोजीशन कहां पर है? एंटी क्लॉकवाइज है तो एस हुआ ना भाई, कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज तो एस, लेकिन फोर्थ पोजीशन कहां पर है बेटा? अबव द प्लेन, तो एस का क्या हो जाएगा? आर। आगे सुन में, इसका निकालो बेटा, ये OH1 है। अब देखो ऊपर वाले यहाँ पे भी नीचे कार्बन, ऊपर भी क्या है? इस कार्बन के आगे 3 हाइड्रोजन, जबकि इस कार्बन के आगे देखो कितनी बड़ी सेना खड़ी है। तो क्या इसे पटक पटक के मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो जीता कौन है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला 2, नीचे वाला, और आपको पता हाइड्रोजन तो अपने आप ही 4 है, तो आप 1 से कहां जाओगे? 2 से। बताओ कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? एस। लेकिन फोर्थ पोजीशन का है अबव द प्लेन, तो एस का आर, तो दोनों हो गए आर। क्या हो गया बेटा? क्या बात समझ में आई बेटा? अब मैंने इसका 180 डिग्री इन द प्लेन वाली स्ट्रक्चर बनाई। हमें बनानी नहीं, बनी हुई आएगी। बनी हुई बनानी थोड़ी है, कुछ नहीं बनाना, बोर्ड में तो आएगा ही नहीं। 11th में है ना चैप्टर तो। करना कुछ नहीं, स्ट्रक्चर देके पूछेगा दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। सोचो ना, आराम से मस्त रहो, बोर्ड में थोड़ी आएगा। हाँ, बनी हुई आएगी स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। करना होगा, दोनों स्ट्रक्चर देके पूछेगा आपस में एक दूसरे के क्या लगते हैं। आइडेंटिकल है कि एनांशियोमर है कि क्या है? आगे बात में तुम्हें इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? अरे भाई इतना बनाना पड़े, इतना बनाने के लिए बहुत सारा दिमाग चाहिए, और तुम्हें पता है तुम्हारे पास तो बहुत कम है बेटा। क्लियर है? ध्यान से। अब इधर वाले हमने इसको 180 डिग्री, हमने ये पता कर लिया इसका 180 डिग्री है, क्या है बेटा? और वो भी कौन सा? इन द प्लेन वाला है, ये पता किया था अभी। अब इन द प्लेन वाला तो एक बार आरएस निकालना सीखो। तो आरएस में बेटा इस कार्बन को क्या दोगे? OH1। इसको इसको 1 2 3 क्या दिख रहा है बेटा? एस दिख रहा है। लेकिन चौथी पोजीशन का है अबव द प्लेन, तो क्या होगा? आर। इसी तरह से बेटा पहले से आर होगा। कौन सा कैसे होता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज एस होता है, क्लॉकवाइज में आर होता है। कौन सा क्लॉकवाइज था बता? कौन सी क्लॉक ऐसे घूमती है? सही कह रहे हैं। नेक्स्ट में देखो बेटा, ऊपर वाले में फिर से बेटा इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, ऊपर वाले को 3 दिया, क्या दिखा बेटा? एस। लेकिन 4% अबव, तो ये भी क्या हो गया? आर। तो आप एक चीज देखो बेटा, इसमें ऐसे मत देखना कि ध्यान से। अब अगर IUPAC नंबरिंग के हिसाब से देखूं, तो ये वाला कार्बन 1 है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो बताओ 2 पे आर, 3 पे, यहां पर भी देखो 2 पे आर, 3 पे। जिस C डबल बॉन्ड OH वाले कार्बन पे आर था, इस वाले पे आर था, वो नीचे अब की बार वो वहां पर भी आर है, ये भी आर था, आर था। तो इसका मतलब आगे से हमने क्या देखा कि अगर इन द प्लेन 180 डिग्री घुमाया तो आर आर रह गया, मतलब क्या? सेम नाम हो गया, आइडेंटिकल। तो आगे से आर एस भी निकालने की जरूरत है। आपको बस ये पता लग गया इन द प्लेन घुमाया है, कि हाँ इन द प्लेन घुमाया, आइडेंटिकल। आगे बात में, और कोई कैसे मैं नहीं घुमा सकता इन द प्लेन, तो आर एस निकाल ले। आर आर आर, अब की बार आर आर उल्टा है ना, ऊपर से देखा आर आर, तो अब की बार नीचे से आर आर देखना है, स्ट्रक्चर उल्टी लिखी हुई ना। आपने देखा सेम नाम, सेम नाम मतलब तो आइडेंटिकल। कहानी खत्म। बोलो कोई दिक्कत है? इन द प्लेन, तो बस आपको तो पता लग गया रे 180 इन द प्लेन है, तो सीधा आइडेंटिकल बोल देना, कहानी खत्म। और कोई कहे सर मैं तो जानवर बच्चा, मेरे नहीं पता चलता है इन द प्लेन प्लून, कोई बात नहीं पता लगता, आरएस निकाल ले, इसमें तो एक्सपर्ट कर ही रहे हैं साथ साथ में। क्लियर है? फिर से बेटा आपकी बार आउट ऑफ प्लेन घुमाया, कैसे घुमाया बेटा? ये आउट ऑफ प्लेन है। अगर मैं इसका आरएस निकालूंगा तो देखो इस कार्बन को OH को 1 दूंगा, फिर ऊपर CH3 है, नीचे कार्बन है और ऊपर कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास बड़ी सेना खड़ी है, तो ये 2 और ये 1 से 2, 2 से 3 क्या दिख रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। तो होना क्या चाहिए? आर। लेकिन फोर्थ पोजीशन क्या है? अबव द प्लेन, तो आर का एस। इस कार्बन को 1 1 से 2 से क्या दिख रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। क्या होगा बेटा? आर। लेकिन फोर्थ पोजीशन अबव, तो एस। तो आपने एक चीज देखा, इसका नाम है आर आर और इसका नाम क्या है? एस एस। नीचे से पढ़ो, तो एकदम उल्टा हो गया, तो क्या बना? एनेंशियोमर। और एनेंशियोमर डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका मतलब एक कंपाउंड को इन द प्लेन घुमाया तो आइडेंटिकल है, और उसका आउट ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर क्या है? एनेंशियोमर्स। तो अगर आपको पता लग गया कि सर ये आउट ऑफ प्लेन है, तो आर एस और उसके निकालने को नोटिंग जरूरत थी। दोनों देखा और कहा अच्छा ये इसका आउट ऑफ प्लेन घुमाने पे दोनों आपस में कन्वर्ट होते हैं, तो कहा तुम दोनों एनेंशियोमर्स, तुम दोनों
अलग अलग कंपाउंड्स हो, क्या हो, अलग अलग कंपाउंड्स। और इन द प्लेन घुमाने पे दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हो तो तुम आइडेंटिकल हो, तुम क्या हो। और कोई कहे सर अपने के बात बस की पल्ले की बात नहीं है, तो आरएस निकाल, सेम आ जाए तो आइडेंटिकल, कंप्लीटली चेंज हो जाए तो एनंशियोमर, और थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो पार्शियल। आगे भाषण में, और मैं तो कहूंगा कि आरएस पे पकड़ रखो तुम, बाकी सब तुम थोड़े दिनों बाद में भूल जाओगे, लेकिन आरएस पकड़े रखो। आगे भाषण में आप देखो बड़ा ध्यान से कि अगर हम कायरल सेंटर की बात करें, एट कायरल सेंटर इवन नंबर ऑफ एटम इंटरचेंज, अगर किसी कायरल सेंटर पे इवन नंबर में एटम का इंटरचेंज हो जाए, इवन नंबर में एटम का क्या हो जाए, इंटरचेंज, तो बेटा जो आपकी अगर कॉन्फ़िगरेशन आर थी तो वो एस हो जाती है, एस वाली आर हो जाती है, अगर इवन नंबर में एटम अपनी जगह बदल गए तो। और अगर बेटा ओड नंबर में अगर एटम अपनी जगह बदलते हैं तो आर का आर रहता है, एस का एस। मतलब आप इवन नंबर में जगह बदली तो कहानी उल्टी आएगी, और ओड में बदले तो कहानी वही है। कि सर कैसे, मैं समझा नहीं, बात को थोड़ा समझो। देखो एग्जांपल से समझते हैं, फिर उस पॉइंट को वापस समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, पहले इसका आरएस निकाल लेते हैं। इस क्लोरीन को 1 दूंगा, इस फ्लोरीन को 2 दूंगा, OH को 3 दूंगा, और इसको 4 दूंगा। मैं 1 से 2 जाऊंगा, 4 को इग्नोर मारते हुए जाऊंगा, ऐसा नहीं कि सर 4 बीच में आ गया मैं तो नहीं जाऊं कहीं पर, अब ऐसा नहीं करना है। 1 से 2 जाऊंगा, 2 से 3। बट इसमें क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, लेकिन फोर्थ पोजीशन का है अबव द प्लेन, तो आर का क्या होगा, एस। बोलो कोई दिक्कत है, आगे बात समझ में। अब हमें कहा गया कि इवन नंबर में, इवन नंबर का मतलब दो एटम अपनी जगह बदल जाए, दो एटम जगह बदले। आप इसमें जैसे ऑप्शन में दे रखा है, एक दूसरा और ले लूंगा, जैसे इसमें दे रखा है आपने किस किस की जगह बदली है, देखो फ्लोरीन और OH ने अपनी जगह बदल ली कि नहीं बदल ली, दो एटम ने जगह बदली, बाकी दो कांस्टेंट रहे। अब देखो, अब फिर से आरएस निकालो, क्लोरीन को नंबर 1, फ्लोरीन को नंबर 2, OH को नंबर ए, और इसको नंबर ए, तो 1 से 2, 2 से, बताओ क्या आ रहा है, एस। लेकिन फोर्थ पोजीशन का है अबव द प्लेन, तो क्या हो गया, आर। तो देखो बेटा एस का आर हो गया कि नहीं हो गया, सेम ही मॉलिक्यूलर डिट्टो, बस दो एटम ने अपनी पोजीशन बदली है, दो एटम ने क्या बदली है, देखो पोजीशन बदलने से कंपाउंड बदल जाते हैं। तो एस का क्या हो गया बेटा, आर। क्लियर है। तो अब हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है सर, अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो कि सर दो तो जगह सेम है, दो ही बदल रहे हैं, मतलब इसका पता लग गया एस है, इसका पता करना है कि तो दो एटम जगह बदल रहे हैं, एस का आर का एस। अब कोई कहे सर अब मैं मेरी मर्जी से दो एटम बदलाऊ, तुम बताओ किन दो एटम की जगह बदलू, सीएल और फ्लोरीन की बदलू, ठीक है, ये ला सीएल, ये रहा फ्लोरीन, और CH3OH को सेम रख दूं, यही करना था। अब नंबरिंग करो बेटा, सबसे पहला नंबर किसको मिलेगा, इसको, फिर 2, 1 2 3 क्या दिख रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा, एस। लेकिन फोर्थ पोजीशन का है अबव द प्लेन, तो एस का आगे नहीं हुआ, तो अभी आएगा। इवन नंबर, जितने इवन नंबर चेंज है सब में कहानी पलटेगी, सब में क्या पलटेगी, कहानी। आ रही बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, है ही नहीं तो इन द प्लेन आउट ऑफ प्लेन वाला, देख ले रोटेशन वाई नहीं ना, तो 180 डिग्री रोटेशन है, वाई नहीं, पहले ऐसा थोड़ी हो ही, इन दोनों स्ट्रक्चर देख के देख, 180 डिग्री रोटेशन है क्या, 180 पे, अगर 180 रोटेशन होते हुए देखे तो मैं लगे हाँ यार 180 डिग्री रोटेशन हुआ है, जैसे इन स्ट्रक्चर में दिख रहा था कि ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की रोटेशन है, कैसे, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर, तो रोटेशन तो हुआ है, तो इन द प्लेन हुआ है कि आउट ऑफ प्लेन हुआ है। क्लियर है। और मैं तो अभी भी कहता हूँ तुम आरएस पे मस्त रहो, जिसको लगता है कि सर अपने पास ज्यादा बुद्धि बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे अपन, आरएस पे परफेक्ट रहो, क्या टेंशन है, निकाल लो, 1 मिनट का काम है, मैक्स टू मैक्स अगर आपने रोज एक्सपर्ट हो जाओगे तो 20-25 सेकंड में आरएस निकाल दो किसी का भी। हमारी बात में अब देखो, मैं कहता हूं कि ओड नंबर में चेंज करना, ओड नंबर का मतलब 3 एटम बदल जाए, 5 एटम बदल जाए अपनी जगह से। क्लियर है, जनरली 3 को बदलना होता है, तो 3 एटम को अपनी जगह बदल दो, ले क्लोरीन, क्लोरीन की जगह बदल दो, और CH3 और यही बनेगा, फर्स्ट पे क्लोरीन आएगा, थर्ड पे क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, एक
एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, नंबरिंग अपने गलत कर दी शायद। एक सेकंड, एक सेकंड। अब एक साथ नहीं बदलने ना, 2 बार में बदलनी पड़ेगी। कितने बार में बदलनी पड़ेगी? 2 बार में। इवन नंबर ऐसे थोड़ी कि एक बार 2 एटम बदले फिर 2 एटम बदले, ऐसे नहीं नहीं, एक साथ सारे एटम थोड़ी जगह बदलेंगे। क्लियर? एक बार में 2, फिर एक बार में 2, हर बार इवन नंबर है। कितना है बेटा? इवन नंबर। क्लियर है? अब मैं जैसे 3 एटम की जगह बदल दूं, कितने एटम की जगह बदल दूं? 3 एटम की। किससे बदल दूं बेटा? 3 एटम। 3 एटम अपनी जगह बदल जाए, तो 3 एटम जगह बदलने तो किसी एक की क्या कर दो बेटा? कांस्टेंट। किसी एक की क्या कर दो? कांस्टेंट। जैसे अपने पास CH3 Cl OH और F है, तो हमें किसी एक किसको कांस्टेंट रखना है? किसी एक को कांस्टेंट रख दो। F को कांस्टेंट रखा है, 3 की जगह बदल दो, कोई भी 3 के आपस में बदली हुई 3 की जगह। अब बेटा नंबरिंग करेंगे तो क्लोरीन को OH को 3। बोलो कोई दिक्कत है? 1 2 3 क्या दिख रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? और क्या बेटा फोर्थ पोजीशन बिलो द प्लेन ही है। अब की बार CH3 है और अब की बार CH3 बिलो है, तो S का, तो R का, S का क्या हो गया? S। तो हमने क्या चीज सीखी बेटा कि अगर 3 एटम मतलब क्या हो गया? अगर 3 एटम मतलब ने अपनी जगह बदल दी तो क्या रहना है? S का S। और अगर 2 ने बदली तो R का S। अब देखो ध्यान से, तो हमें कभी भी अगर मॉलिक्यूल है, तो अगर मुझे सेम ही मॉलिक्यूल लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए कि सिर्फ 3 एटम की जगह बदल दो। क्या बदल दो? क्योंकि बेटा अगर आपने 2 की बदली तो S का R हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स। क्या हो जाएगा? हमें सेम एटम चाहिए, पर हम चाहते हैं एटम की जगह बदल जाए। एटम की क्या बदल जाए? तो एक को पकड़ो 3 की जगह बदल दो, एक को पकड़ो 3 की जगह बदल दो, हमें कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बात समझ में? तो अगर मैं तुम्हें कभी भी कहूं, हमें ये तो यूज ही नहीं करना, ये ट्रिक तो यूज ही, ये तो सिखाई है कि भाई 2 बदलने पर S का R हो जाता है। हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। हमें कई बार क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड की पोजीशन बदलनी होती है, और हमें कंपाउंड भी नहीं बदलना। मैं कहता हूं अगर 2 को बदला तो कंपाउंड बदल जाएगा। S का R मतलब नया कंपाउंड है, S का S रहना चाहिए, मतलब सेम कंपाउंड रहना चाहिए लेकिन जगह अलग चाहिए। तो आपको एक साथ कितने एटम की जगह बदलनी पड़ेगी? 3 एटम की जगह। आगे बात में नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। अब बात करते हैं बेटा एनाइंशोमर्स की। किसकी बात करते हैं? एनाइंशोमर्स की। एनाइंशोमर्स क्या होते हैं? देखो बेटा एनाइंशोमर की अगर मैं बात करूं तो डिट्टो सेम दिखते हैं बेटा। तो एनाइंशोमर क्या होते हैं? हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2D में, बट दे हैव डिफरेंट कायरलिटी विद ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या लिख दिया? एक्टिविटी, सॉरी, एक्टिविटी विद ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब उन दोनों को जो एक दूसरे के एनाइंशोमर्स होते हैं। एनाइंशोमर कौन होते हैं? कायरल की मिरर इमेज। तो वो दोनों मिरर इमेज में बस इतना ही फर्क है कि वो लाइट के साथ छेड़छाड़ अलग अलग है, बाकी डिट्टो सेम है। बाकी डिट्टो, जैसे कल अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी एकदम डिट्टो सेम से नहीं लग रहे थे वो लास्ट में जिनको ऑप्टिकल आइसोमर बोला था। पहले 2, बाकी तो सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ रहे थे, लास्ट वाला ऑप्टिकल आइसोमर में कोई फर्क ही नहीं था। कोई फर्क नहीं होता बेटा, उनका एक ही तरीका पता करने का है, उनमें हम लाइट निकालते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उन दोनों की फर्क क्या है? एक अगर लाइट को +30 डिग्री घुमाएगा ना, तो दूसरा उसके ऑपोजिट में और उतनी मैग्नीट्यूड से -30 डिग्री भी घुमाएगा। मतलब एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो एक सेम मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा लेकिन लिवो, एक अगर +40 घुमाएगा दूसरा, तो पता करने का तरीका क्या है कि लाइट निकालो। अगर एक 40 घुमा रहा है दूसरा -40, हमने कहा तुम दोनों तो भाई भाई एनाइंशोमर्स, तुम दोनों क्या हो? कंपाउंड अलग अलग है, एनाइंशोमर सेम कंपाउंड है नहीं है, कंपाउंड अलग है, प्रॉपर्टी अलग है उनके आगे चल के। तो क्या है? पहली बात समझ में आई बेटा कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट एक्टिविटी विद ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एनाइंशोमर रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट विद सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होता है, एक का +30 तो एक का -30, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक +40 घुमा, तो हमें ध्यान रहे कभी भी दोनों एनाइंशोमर का रोटेशन नहीं दिया होता, हमें कहता है एक, कहता है 2 एनाइंशोमर है A और B, जिसमें से एक +40 घुमा रहा है तो दूसरा अपने आप -40 है, फिक्स है। एक +60 तो दूसरा, आगे बात समझ में? वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब हमें नहीं पता लगता बेटा देख के कि कौन डेक्स्ट्रो, अगर कह देना पहले आपको ये तो पता, आप ये पता कर सकते हो दोनों एक दूसरे के एनाइंशोमर से, कैसे? मिरर इमेज है या फिर RR है, SS हो गया, तो आपने कहा दोनों एक दूसरे के एनाइंशोमर है। अब वो कहते हैं कि मैं कहता हूं एक एनाइंशोमर डेक्स्ट्रो, तो आप कहोगे अगर ये डेक्स्ट्रो है तो दूसरा 100% लिवो है।
अगर एक की गारंटी एग्जामिनर ले ले, दूसरी गारंटी तुम ले लेना। अगर वो कहे कि ये वाला लीवो है तो दूसरे वाला पक्का डिक्स्ट्रो है, और ऑपोजिट नेचर में कहे ये 30 है, दूसरा बता कि पक्का गारंटी के साथ -30 है। आगे बात समझ में? तो क्या हो गया, वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, देन है सेकंड वन 100% है लीवो रोटेटरी एंड वाइस वर्सा। अगर एक लीवो तो दूसरा 100% है डेक्स्ट्रो। बोलो कोई दिक्कत है? अब बेटा एनांशियोमर्स होते हैं ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। कोई डिफरेंस नहीं है बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। मतलब इनके मोलिकुलर मास सेम होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट सेम होते हैं, विस्कोसिटी सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम। मतलब आप एक साथ ही बॉइल होते हैं, एक साथ ही कम। तो इसका मतलब क्या, मैं इन दोनों को, दो एनांशियोमर हैं एक कंटेनर में, ए और बी, तो क्या मैं इन्हें बॉइल करके अलग कर सकता हूँ क्या? नहीं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो मैं इनका फ्रैक्शन, इसे डिस्टिलेशन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? डिस्टिलेशन क्या होता है? गर्म करो, एक उड़ जाए एक रह जाए, ये तो डिस्टिलेशन होता है। भाई हमें कहे दो लिक्विड इनको अलग करना है, गर्म करो, एक उड़ जाए एक रह जाए, ये डिस्टिलेशन है। लेकिन ए और बी तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, तो क्या डिस्टिलेशन हो सकता है इनका? तो कभी भी ऐसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा कि दो कंपाउंड है जो जिनको डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, आप कहना चाहते दोनों एनांशियोमर है क्या? दोनों एनांशियोमर की खासियत होती है। तो आगे बात सुन में, नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। अब एनांशियोमर क्या होते हैं बेटा, ये चीज तो समझ में आ गई। अब इनकी सोल्युबिलिटी और केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, तो जैसे अपन बात करें कि जो अपना सिद्धार्थ है और अपना हर्ष है, ये दोनों ने जर्मन सीख ली। कौन सी लैंग्वेज सीख ली बेटा? जर्मन लैंग्वेज सीख ली। इनको बोलने भी आ गई, लेकिन दोनों लड़ पड़े कि मैं अच्छी बोलता हूँ, ये कहता मैं अच्छी बोलता हूँ, कि अपन डिसाइड करने के लिए तीसरे के पास चलते हैं, और ये चले गए पुलकित के पास, हर्ष और सिद्धार्थ। और अपना पुलकित बेचारा मारवाड़ी बोलता है, हिंदी भी कभी कभी बोलता है, क्लियर है? अब इसके पास जाके कहा बोलो, तो इसने भी जर्मन बोली, उसने भी जर्मन बोली, इस बेचारे को हिंदी भी कभी कभी या बोलता है मारवाड़ी है। उसने कहा ठीक ही बोलते हो दोनों, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, सही एकदम परफेक्ट हो दोनों ही। एक दोनों में कौन अच्छा, कि दोनों ही अच्छे हो, ये अपनी बेइज्जती क्यों कराए कि मेरे को नहीं पता, इन्हें दोनों अच्छे हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों परफेक्ट हो। यूं कहते मुझे नहीं पता लगा तो इसकी बेइज्जती। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कहेगा, तू भी अच्छा है, तू भी अच्छा है, मौत करो, भाग जाओ ऐसे, वापस मत आना। क्लियर है? क्यों? क्योंकि दोनों को इसने डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाया लैंग्वेज को, क्योंकि इसको पता ही नहीं क्या होती है जर्मन। तो अगर मैंने क्या किया कि एक एकायरल कंपाउंड लिया, कैसा कंपाउंड लिया बेटा? एक एकायरल सॉल्वेंट लिया, और इसमें दो एनांशियोमर को घोलने की कोशिश की, ए और बी को। ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? एनांशियोमर्स। मैंने कहा इनको घोलो, ठीक है। अब जो सॉल्वेंट है उसके पास ए और बी है कि बता किसको ज्यादा घोलेगा, तो मैंने कहा ए और बी एनांशियोमर है, तो वो तो डिट्टो सेम दिखते हैं। अब ये कायरल सॉल्वेंट, ये बेचारा अनपढ़ आदमी, इसको पता ही नहीं क्या होता है कायरलिटी, जैसे पुलकित की तरह अपने, उसे पता ही नहीं जर्मन क्या होती है, तो इसको तो पता ही नहीं है कि तो क्या हम दोनों में से किसको ज्यादा घोलोगे, कि सेम ही तो दिखते हो, क्योंकि ये इसको पता ही नहीं कायरलिटी क्या होती है, खुद कायरल है, खुद कैसा है? कायरल। इसे पता ही नहीं क्या होता है कायरलिटी, कि हम दोनों में कुछ जो फर्क है, कि मुझे तो नहीं लग रहा कोई फर्क, दोनों को बराबर ही घोलूंगा, दोनों को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनांशियोमर्स होते हैं, अगर आप जिसमें घोलने लेगे वो एकायरल है, मतलब खुद अनपढ़ है। अब अनपढ़ के अंदर ए और बी जाएंगे तो ये दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएगा क्या, कि सर ये डिफरेंशिएट है? तो हमसे क्वेश्चन आता है कि एक कायरल सॉल्यूशन है, एनांशियोमर है, उनकी सोल्यूबिलिटी एकायरल मॉलिक्यूल में कैसी होती है? सेम। क्योंकि एकायरल डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा, डिट्टो सेम दिखते हैं, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमसे क्वेश्चन आता है कि मेथेनॉल है, ये होता है बेटा मेथेनॉल, कहता है मेथेनॉल में किसकी सोल्यूबिलिटी सेम है, तो बताओ मेथेनॉल कायरल है कि एकायरल है? क्या इसमें एक भी कायरल सेंटर है क्या? एक भी कायरल सेंटर नहीं है, मतलब एकायरल है, और एक एकायरल है। और मैंने कहा कि ऑप्शन देगा 4, क्या 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 मेथेनॉल में किसकी सोल्यूबिलिटी सेम, तो आप कहोगे ये तो एकायरल है। क्या है बेटा? एकायरल। तो ढूंढो कौन एनांशियोमर है, क्योंकि एकायरल को कौन समझ में नहीं आते? एनांशियोमर समझ में नहीं आते। आगे बात में, तो हमसे क्वेश्चन क्या लिखेगा, ऐसे लिखे देगा कि आपको नीचे ऑप्शन दिए, इनमें से मेथेनॉल में सोल्यूबिलिटी किसकी सेम है, तो आपको मेथेनॉल तो एकायरल, तो एकायरल में किसकी सोल्यूबिलिटी सेम होती है, तो अनपढ़ है, और अनपढ़ आदमी एनांशियोमर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो एनांशियोमर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि खुद एकायरल है, तो इसे पता ही नहीं क्या होता है कायरलिटी, ये तो कहेगा सेम ही होते, तो सेम ही होते तो क्या करेगा, ये एनांशियोमर की सेम। तो आपको क्या ढूंढने, नीचे 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें 2 एनांशियोमर लिखे हैं। पहले क्या है?
क्योंकि एनैंटियोमर सेम सोल्युबिलिटी दिखाएंगे किसमें, एक आयरन में। क्या बात समझ में आई बेटा? अब मान लो अपना पुलकित जर्मन में एकदम परफेक्ट C1 C2 लैंग्वेज तक एकदम परफेक्ट बोलता है, क्लियर है, एकदम परफेक्ट, यानी तोते की तरह बोलता है जर्मन। अब ये दोनों पहुंचे कि हम दोनों में से किसकी लैंग्वेज अच्छी, तो क्या बोलो? तो पहले सिद्धार्थ बोला, फिर हर्ष बोला, फिर इन दोनों में जो एक गलत बोले उसको खींच के थप्पड़ देगा कि बेवकूफ गलत बोलता है, क्योंकि ये खुद क्या है बेटा इस चीज में, एक्सपर्ट। तो क्या ये डिफरेंशिएट कर देगा कि कौन खत्म है कौन है सही है, क्योंकि खुद एक्सपर्ट है। तो अगर मेरा सोलवेंट कायरल हो जाए, सोलवेंट क्या हो जाए, अब मैं ए और बी को घोलने ले जाऊं, तो क्या वो खुद कायरल है? तो वो समझता है कि वो कहेगा हम ए और बी में फर्क पता चलता है कि मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो वहां का वो प्रिंसिपल वाला डायलॉग है ना, वही मैं ही हूँ, मुझे पता है तुम दोनों कौन हो, क्योंकि मैं भी खुद क्या हूँ, कायरल। तो वो किसी एक, तो अब कायरल होगा तो या तो खुद तो डेक्स्ट्रो, या तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो, तो खुद डेक्स्ट्रो लीवो होगा तो किसी एक को ज्यादा सपोर्ट करेगा, किसी एक को क्या करेगा। तो अगर कायरल सॉल्वेंट हुआ तो वो पक्षपात करेगा, क्योंकि उसे फर्क पता चलेगा ए और बी में क्या फर्क है। जैसे पुलकित जब खुद को जर्मन नहीं आती थी तो फर्क नहीं कर पाया, लेकिन खुद को आ रही थी तो वो फर्क कर गया, एक ठीक है एक खत्म है। तो अगर खुद कायरल है तो वो डिफरेंशिएट कर जाएगा ए और बी में से, दोनों अलग अलग है, जो खुद भी है पढ़ा लिखा है, तो इसे पता है एक अलग है, ए अलग और बी अलग है, तो क्या दोनों के साथ अलग अलग सोल्युबिलिटी दिखाएगा। तो हमसे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि कायरल सॉल्वेंट है, वो उसमें अलग अलग सोल्युबिलिटी किसकी है, तो आप क्या कहोगे, एनाइंशोमर की सोल्युबिलिटी। तो हम क्या कहेंगे कि जो आप क्वेश्चन पूछे कि सोल्युबिलिटी, तो आप कहोगे कि एनाइंशोमर की सोल्युबिलिटी कायरल में सेम होती है, जबकि कायरल में अलग अलग, क्योंकि कायरल सॉल्वेंट खुद पढ़ा लिखा है तो वो पक्षपात कर जाएगा, ए और बी में से डिफरेंशिएट कर जाएगा, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर वो खुद कायरल होता, खुद अनपढ़ होता, तो उसे कुछ पता, दोनों को बराबर घोल लेता। आगे बात समझ में, ये थी सोल्युबिलिटी की। इसी तरह केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूं तो वही कहानी है, अगर मेरे पास एक कायरल रिएक्जेंट होता, कैसा होता बेटा, एक कायरल रिएक्जेंट होता, और मैं उसके किसी एनाइंशोमर से रिएक्शन कराता ए और बी से, तो ये एक कायरल है, और ए और बी उसके सामने आते, बता किससे रिएक्शन करेगा, कि सेम ही तो हो, सेम ही तो, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा किस पे करने में, तो बराबर करूंगा मैं तो बराबर। लेकिन अगर खुद कायरल हो तो उसे पता है ए अलग है बी, और अगर डिफरेंशिएट कर गया तो आगे बात में अलग अलग रिएक्शन करेगा। जो छोटा बच्चा होता है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो मिट्टी भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है, जो सामने आता है सब खा लेता है वो। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो ना, तुम्हें मिट्टी, अगर रोटी में मिट्टी भी दिख जाती है तुम ऐसे रोटी फेंक देते हो और मिट्टी आगे नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम डिफरेंशिएट करने लग गए। लेकिन तुम जब छोटे थे तो मिट्टी विट्टी गोबर ओबर सब खा लेते थे। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है? आ रही बात समझ में? मैं तो पैदा ही नहीं, मतलब मैं तो अवतार लिया था ना, तो मैं तो छोटे छोटे पैदा से हुआ। यहाँ तक लिख लिया बेटा सबने? बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा एनाइंशोमर की कहानी, यही कहानी सुना रखी है यहाँ पे। आगे बात समझ में, इन दोनों पॉइंट को समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डायस्टीरियोमर्स। किसकी बात करते हैं? देखो बेटा डायस्टीरियोमर्स होते हैं ना, ये दोनों दिखने में अलग होते हैं, कि कैसे है कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। तो दिखने में मिरर इमेज नहीं, तो साफ साफ डिफरेंशिएट हो रहे हैं, और डिफरेंशिएट हो रहे हैं तो उनके फिजिकल है केमिकल सब अलग होंगे। अब कोई कहे दो डायस्टीरियोमर की सर एकायरल में, वो पकड़ लेगा एकायरल में, दिखने में डिफरेंट है। अब ये दोनों है, एक जर्मन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, स्पेनिश क्या कहां से आ रही है, ये जर्मन बोल रहा है वो हिंदी बोल रहा है, पुलकित कहेगा मार, हिंदी तो मेरे को आती नहीं लेकिन पता तो तू हिंदी बोल रहा है, थप्पड़ मार देगा। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायस्टीरियोमर्स है उनकी केमिकल फिजिकल सब अलग होते हैं, जबकि एनाइंशोमर का बस थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट था, वो भी कायरल समझ पाया था, कायरल के लिए तो वो भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन डायस्टीरियोमर के लिए तो सब समझ में आ रखा है, दोनों अलग अलग दिखते हैं। दोनों क्या दिखते हैं? अलग अलग दिखते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? दूसरा बात है बेटा कि इनका ऑप्टिकल रोटेशन, उसका कोई वो नहीं है बेटा फिक्स। मैं कहूं दो डायस्टीरियोमर्स है तो हो सकता है दोनों डेक्स्ट्रो, हो सकता है दोनों लीवो, हो सकता है एक डेक्स्ट्रो एक है, लेकिन इस बात की पक्का गारंटी है कि अगर एक +30 तो दूसरा -30 नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो किसकी है? एनाइंशोमर्स की। इतना पता है कि ऑप्टिकल रोटेशन मैग्नीट्यूड में सेम है नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, एक +30 है, एक -20 हो सकता है, एक -29 हो सकता है, लेकिन बराबर है नहीं। क्या बात समझ में आई बेटा? पक्का? चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रेसिमिक मिक्सर की। किसकी बात करते हैं? रेसिमिक मिक्सर क्या होता है? नाम से पता है मिक्सर है, ये मिक्सर है बेटा एनाइंशोमर्स का। किसका है बेटा? मैंने क्या किया कि एक जैसे मीजो कंपाउंड था उसके में 2 कायरल सेंटर थे, फिर भी वो एकायरल था,
कि सर वो फिर भी एकायरल क्यों था? क्योंकि बेटा उसमें जब हमने लाइट डाली तो क्या तो उसमें अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। अंदर क्या थी बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरल सेंटर थे लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, इसलिए वो बर्बाद हो गया था। रेसिमिक में ऐसा नहीं है। रेसिमिक में हमने दो एनाइंशोमर्स लिए, मिक्सर ऑफ एनाइंशोमर इन इक्वल अमाउंट। इन्हें एक ए है और एक बी, और दोनों को 50-50% लिया है। कितना लिया है? 50% एक का लिया है, 50% एक। अब मैं कहता हूं कि दोनों एनाइंशोमर है तो एक अगर डेक्स्ट्रो तो दूसरे वाला, एक अगर +50 घुमाएगा दूसरा -50, एक +30 दूसरा -30। अब मैंने इधर से एक लाइट डाली और लाइट डाल के जब इधर से देखी तो क्या लाइट में ऑल ओवर का रोटेशन आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? किससे? डेक्स्ट्रो वाला है वो घुमाएगा। डेक्स्ट्रो में घुसी तो डेक्स्ट्रो वाला 30 घुमा देगा। जब डेक्स्ट्रो वाले से लिवो में जाएगी तो लिवो वाला वापस 30 घुमा देगा, तो ऑल ओवर लाइट घूमेगी क्या? तो क्या ये ऑल ओवर सॉल्यूशन है? क्या ऑल ओवर सॉल्यूशन लाइट को रोटेट नहीं करता? और अगर ऑल ओवर सॉल्यूशन लाइट को रोटेट नहीं करता तो ऑल ओवर सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा? एकायरल। क्या कहलाएगा? लाइट को जो घुमाता है वही कायरल है। इसने ऑल ओवर लाइट को घुमाई क्या? ऐसा नहीं लाइट नहीं घूमी, अंदर लाइट घूमी थी। आप सोच के देखो, पहले ये ऐसे लगे हुए हो, बाद में ऐसे लगे हुए हो, तो मैं पहले ऐसे निकलूंगा फिर ऐसे करके निकलूंगा और सीधा भाग जाऊंगा। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे क्या निकला? लाइट ऑलमोस्ट सीधी निकल गई। लाइट ऑलमोस्ट क्या निकल गई? अच्छा रे सीधी। तो हम इस मिक्सर को क्या बोलेंगे? एक आयरन। क्या बोलेंगे? तो क्या इस मिक्सर की कोई गलती थी क्या? क्या इसमें इसने ए ने काम नहीं किया था? किया। बी ने काम नहीं किया था? किया था। लेकिन ऑल ओवर काम क्या हुआ? 0। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सर। तो क्या हर मिक्सर रेसेमिक है कि ना? एनांशोमर का मिक्सर होना चाहिए। किसका मिक्सर होना चाहिए? क्योंकि ऑल ओवर 0 तो तभी आएगी, क्योंकि 1 + 30। अब मान लो मैंने दोनों एकायरल सॉल्यूशन भर दिए तो उन्होंने तो लाइट घुमाई नहीं, तो वो रेसेमिक नहीं है। वो रेसेमिक है। रेसेमिक क्या है कि दो अच्छे लोग जो काम कर रहे थे फिर भी नेट इफेक्ट क्या आया? 0। उससे रेसेमिक बोलते हैं। तो रेसिमिक मिक्सर डेफिनेशन क्या हुई बेटा? मिक्सर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ एनांशोमर नोन एज ए रेसिमिक मिक्सर। रेसिमिक मिक्सर आर एकायरल। क्या है बेटा? एकायरल क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एक्सिस ऑफ ए सिमेट्री। एक दूसरे को बाहर से मर रहे हैं ना बेटा। मीजो तो खुद में मर रहा था, खुद में प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, इसका इसके साथ मर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटर्नल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मीजो में होता है इंटरनल और इसे क्या बोलते हैं? चीज समझ में आई बेटा? तो रेसिमिक मिक्सर भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन क्या रेसिमिक मिक्सर में जो अंदर आदमी थे उन्होंने काम नहीं किया? किया, लेकिन नेट इफेक्ट 0 है। आगे बात समझ में? अब क्या रेसिमिक मिक्सर को ऑप्टिकली एक्टिव बनाया जा सकता है? हाँ, एक को निकाल के फेंक दो या अपना अमाउंट बदल दो, एक का 60 कर दो, एक का 40 कर दो। एक का 60 कर दो, एक का 40, तो 40-40 तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लेकिन 20 तो बच जाएंगे। या फिर एक को निकाल को फेंक दो। इस टेक्निक को बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? तो रेजोल्यूशन क्या होता है बेटा? रिएक्शन इज ए प्रोसेस, सॉरी, रेजोल्यूशन इज ए प्रोसेस बाय विच रेसिमिक मिक्सर सेपरेटेड, या फिर रेसिमिक मिक्सर को क्या बनाते हैं बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो रेजोल्यूशन क्या होगी बेटा? रेजोल्यूशन इज ए प्रोसेस बाय विच एनांशोमर आर सेपरेटेड फ्रॉम ए रेसिमिक मिक्सर। आगे बात समझ में? चलो जी, नेक्स्ट देखो बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द रेजोल्यूशन फॉर कायरल। अब देखो बेटा ध्यान से कि मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं रेजोल्यूशन करता कौन है, कि हर कोई है क्या जो मुंह उठा के रेजोल्यूशन कर देगा? अगर मैं कहूं कि रेसिमिक मिक्सर है ए और बी का, इनको सेपरेट करना है, इनको क्या करना है? सेपरेट। तो सेपरेट कौन कर सकता है? जो इन दोनों को पहचानता है। और पहचानता कौन है इन्हें? कायरल। एकायरल पहचानता है क्या? पहचानता ही नहीं हो। तो हमारी बात में मैं किसी एकायरल डब्बे में दोनों भर रखे, मैंने एकायरल को भेजा, मैं निकाल के ला, तो वो तो कहता दोनों सेम ही दिखते हैं, मैं क्या निकालूं? मैंने कहा इनमें एक ए एक बी है, वो क्या मुझे नहीं पता चलता? क्यों? क्योंकि वो खुद अनपढ़ है। खुद क्या है? ये मुझे नहीं पता चलता। हमारी बात में लेकिन एक पढ़ा लिखा है, उसे तो पता है एक ए और एक ए बी। तो क्या रेजोल्यूशन को कौन कर सकता है? कायरल। तो कायरल सॉल्यूशन ही रेजोल्यूशन करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आगे चल के पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक में आएगा कैसे टेक्निक तो पूरी, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड यूज्ड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से कौन सा है जो रेजोल्यूशन के लिए यूज किया जा सकता है?
तो क्या बेटा ये वाला मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये तो कायरल है। इस वाले में एक भी कायरल सेंटर नहीं है। इस वाले में देखो बेटा 2 CH3 ग्रुप है, तो क्या ये भी कायरल है कि अकायरल है? अकायरल। क्या है बेटा इसमें बताओ एक कायरल सेंटर है कि नहीं? देखो ये वाला, इधर कार्बन कार्बन, उस कार्बन के भी आगे कार्बन है, तो चारों वैलेंसी अलग अलग है कि नहीं? हाँ। तो क्या ये कायरल है बेटा? और ये कायरल है, तो ये किसी होगा, ये दूसरों को सेपरेट करने में काम आ सकता है। ये इसको अगर मैं किसी कंटेनर में डालूं तो मैं कहा एक को और बी को अलग अलग कर, तो ये पकड़ पकड़ अलग अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि इसे पता चलता है, खुद कायरल है ना, खुद पढ़ा लिखा है, इसे पता है कि मैं भी यहीं पे रहा हुआ हूं, मुझे पता तुम कैसे हो, तुम में से कौन डेक्स्टर है कौन है वो मैं जानता हूँ। इस भोले भंडारी को भेजेंगे, इसको क्या है, ये कहेगा मुझे नहीं पता, मेरे लिए सब है सेम। आगे बात समझ में? रेसिमिक मिक्सर तो तभी बनेगा क्योंकि एनाइंशोमरी ऑपोजिट दिखाते हैं, 1+30 तो एक है -30, तभी तो जीरो आएगा नेट इफेक्ट, और वो भी 50-50% होने चाहिए। अमाउंट बोल दिया तो फिर अमाउंट के अंदर फिर अमाउंट इसको अगर जो एनाइंशोमर थे ना तो उनका प्रोपोर्शन बदल दिया, 40-60 कर दिया। रेसिमिक मिक्सर तब है जब नेट इफेक्ट जीरो आ जाए, फिर वो नॉर्मल कुछ नहीं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास दो चीजें, एक है स्टीरियो सेंटर, एक है स्टीरियोजेनिक एरिया। ये तो बस इसे पढ़ रहे हैं, काम की चीज है नहीं है, तुम्हारी तरह खत्म चीज है, तुम्हारी तरह खत्म, कोई काम की नहीं है, बस ऐसे तुम्हें तो तुम्हें तो घर वाले रोटी दे रहे हैं, सेम कहानी। क्लियर है? ये तो स्टीरियो सेंटर है, ठीक है, काम की चीज है ये, स्टीरियोजेनिक है एरिया। क्लियर है? काम की चीज तो ये, तो बस तुम्हारी तरह खत्म है, तुम्हें घर वाले रोटी दे रहे हैं, वैसे अपन पढ़ रहे हैं बस, है ना। उनके लिए क्या पढ़ रहे हो बेटा? है उनके लिए क्या पढ़ रहा है बता? बड़ी होके उनके लात ही मारेगी? क्या किया था मेरे लिए तुम लोगों ने? है तू तो बक्का ही मारेगा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, स्टीरियो सेंटर की बात करें, देखो ध्यान से, बात है नहीं स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक एरिया की। तो देखो स्टीरियो सेंटर क्या होता है कि ऐसा सेंटर अगर उस सेंटर पे किन्हीं दो बॉन्ड की पोजीशन बदल दूं, किन्हीं दो बॉन्ड की, तो कंपाउंड की स्टीरियो बदल जाए, कंपाउंड की क्या कहलाती है बेटा? स्टीरियो सेंटर। आगे बात में, और स्टीरियोजेनिक एरिया क्या होता है कि ऐसा एरिया, उस एरिया में अगर आप किसी बॉन्ड की पोजीशन बदल दो तो स्टीरियो बदल जाए, तो क्या बदल जाए? स्टीरियो बदल जाए। आगे बात में देखो ध्यान से, देखो कायरल सेंटर के लिए एरिया और सेंटर में कोई डिफरेंस नहीं है, कायरल सेंटर दिख जाए ना आपको तो वही सेंटर है वही एरिया। दिक्कत आती है डबल बॉन्ड के साथ में, इसके साथ आती है, देखो ध्यान से कि डबल बॉन्ड में मैं अगर इस कार्बन को, देखो बात नहीं, इस कार्बन की अगर मैं स्टीरियो बदल दूं तो क्या नई चीज मिली कि नहीं मिली? देखो ये दोनों सिस और ये दोनों ट्रांस है, इसकी नहीं मैं इसकी बदल दूं तो, इस कार्बन की भी अगर मैं स्टीरियो बदल दूं तब भी नई चीज मिली कि नहीं मिली? तो बताओ कितने स्टीरियो सेंटर हुए? दो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, चाहे इस कार्बन से बदलूं चाहे इस कार्बन से बदलूं, ये दोनों चीजें अलग अलग है कि सेम ही है? सेम ही है। हमारी बात में तो दो गिनने की क्या जरूरत है, एक ही गिन लो, तो यही एरिया है। एरिया कहता है कि दो बार क्या गिन रहे हो, एक बार गिनो कहानी खत्म करो। तो डबल बॉन्ड पे क्या है कि दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे? स्टीरियो सेंटर, और एरिया क्या कहलाएगा? दोनों को इलाके, क्या हो तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड ही रहे ना, तो आप डबल बॉन्ड को एक गिनो कहानी खत्म। तो एरिया और सेंटर में डिफरेंस समझ में आया? कायरल सेंटर में कोई दिक्कत नहीं, कायरल सेंटर में जितने उसी को सेंटर उसी को एरिया, लेकिन डबल बॉन्ड वाले में क्या होता है, दो पॉइंट है, इससे भी आंसर आ सकता है इससे भी आ सकता है, तो सेंटर तो दो हो गए, लेकिन इससे लाओ चाहे इससे लाओ आंसर तो सेम ही आता है। तो दोनों को एरिया एक ही गिनते हैं कि वो एरिया जहां से चेंज हो रहा है, एरिया तो यही है, इस एरिया में किन्हीं दो को बदल दो, इससे बदलो चाहे इससे, तो बस सेंटर में और एरिया में कहां देखना है? सेंटर नहीं बोल रहा, कायरल सेंटर कहां बोल रहा हूं, स्टीरियोजेनिक एरिया और स्टीरियोजेनिक सेंटर। कायरल सेंटर अलग चीज है, और अगर कोई चीज कायरल सेंटर है तो आप उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल सकते हो और स्टीरियोजेनिक एरिया भी बोल सकते हो। आगे बात में, जैसे अब आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल आपके पास में, ठीक है, आप देखो ध्यान से, क्या ये कायरल सेंटर है बेटा? देख लो, आगे चल के अलग हो जाएंगे। तो क्या ये कायरल सेंटर है, तो क्या आपका स्टीरियो सेंटर हो गया बेटा? ये क्या ये स्टीरियो सेंटर हो जाएगा? क्लियर है? ये कायरल सेंटर है बेटा, ये डबल बॉन्ड है, इससे भी स्टीरियो बदल सकती है और इससे भी स्टीरियो बदल सकती है, तो ये भी सेंटर और ये भी
सेंटर। ये कौन सी है बेटा? एलिन सिस्टम है। एलिन सिस्टम में बेटा अगर मैं इसको बदलूं और इसको बदलूं तो नई चीज आ सकती है। तो ये भी स्टीरियो सेंटर और ये भी स्टीरियो। तो बताओ कितने सेंटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर मैं एरिया पूछूं तो ज्योमेट्रिकल जरूरी थोड़ी ऑप्टिकल हो सकता है, बदलने से ऑप्टिकल नहीं आ सकता है ना। अभी हमने पढ़ा था दो जनों की जगह बदलते आंसर बदल जाते हैं। तो क्या ये एक स्टीरियोजेनिक एरिया है? ये भी एरिया है, ये भी। अब एरिया में क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड वालों को हमने कहा दो दो बार क्यों गिन रहे हो? एक ही गिनो तो कितने हो गए? 3 रे के 4। इसको भी दो दो बार क्यों गिन रहे हो? बात तो एक यानी है 5। तो एरिया और सेंटर में डिफरेंस समझ में आया? काम की चीज कौन है? एरिया। इसमें देखो बेटा स्टेट सेंटर कितने? तो 1 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं डबल बॉन्ड में दोनों एच की पोजीशन बदलूं तो नई चीज बनने वाली है क्या? नहीं, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और पलट दूंगा तब भी हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन आना है। तो मैं कहूंगा तेरा कोई काम का नहीं, तो कोई काम की चीज है, इग्नोर। इसमें भी देखो बेटा ये एलिन सिस्टम है लेकिन एक माँ के दो बेटे क्या है? और इसका मतलब एक कायरल है। एक कायरल के डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलने से कोई फर्क है? उसको तो कहीं काउंट नहीं करना। तो बताओ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हुए? 5। लेकिन एरिया की गिनूं, एरिया 1 2 3 और दोनों का मिलके 1। इसमें देखो बेटा ध्यान से, क्या इससे स्टीरियो बदल सकती है? तो 1 2 3 4। अब बात आती है इस डबल बॉन्ड की। तो बेटा रिंग का डबल बॉन्ड नहीं बदल सकता अपनी जगह, क्योंकि अगर आपने रिंग का डबल बॉन्ड को यहां से घुमाया, इसको मैं अगर यहां से घुमा दूं तो रिंग ही टूट जाएगी। रिंग कैसे बनेगी? रिंग को बनने के लिए तो साइड में घूमना पड़ेगा ना। तो 7 मेंबर तक की रिंग होती है वो घूम नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती बेटा? तो अगर 7 मेंबर तक की रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आया उसे इग्नोर मारो। उसे क्या मारो? बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड घूम रहा है, रिंग के अंदर ये मोड़ रही है क्या? रिंग को मैं कहता हूं ट्रांस बनने के लिए इसी से, ट्रांस बनने के लिए इधर जाना पड़ेगा। अब इधर चला गया तो बॉन्ड कैसे बनेगा? बता, यू बॉन्ड बनेगा क्या? बॉन्ड ही नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में? तो हम क्या कहेंगे बेटा कि अगर 7 मेंबर तक की रिंग है तो उसके अंदर जो डबल बॉन्ड आता है उसके कारण कोई स्टीरियो नहीं बदलती, क्योंकि स्टीरियो बदलने का मतलब क्या? रिंग को घूमना पड़ेगा। मतलब ये बॉन्ड घूम के इधर आ जाए और ये बॉन्ड घूम के इधर आ जाए, मतलब बॉन्ड ही टूट गया। ये यहां से बॉन्ड टूटना पड़ेगा ना। तो 7 मेंबर तक की रिंग होती है वो घूम नहीं सकती। वो घूमे, बड़ी रिंग तो घूम जाती है, जैसे ये पेन इसको घुमा नहीं सकता, लेकिन हमने देखो बड़े बड़े सरियों को घुमा देते और इजीली घुमा दे, टूट जाएगा ये। लेकिन सरिया कितना मजबूत होता है? बड़ा सरिया आराम से मुड़ जाता है। बहुत बड़ा सरिया होता है उसके आप मोड़ो अपने आप मुड़ जाता है, लेकिन छोटा नहीं मुड़ता। हमारे पास में तो बड़ी रिंग होती है वो आराम से मुड़ जाती है, छोटी रिंग मोड़ने की कोशिश करो टूट जाएगी। तो हमें इसको डबल बोनो काउंट है तो कितने सेंटर हुए? 1 2 3 4। लेकिन एरिया में 1 2 और इन दोनों का मिला के एक गिनना है। तो मतलब कायरल सेंटर को, अगर कोई कायरल सेंटर है तो वही स्टीरियोजेनिक सेंटर है, वही स्टीरियोजेनिक एरिया है। वहां स्टीरियोजेनिक एरिया और सेंटर में विवाद है नहीं। विवाद कहां पर है? डबल बॉन्ड और एलिन वाले में। तो सेंटर में तो दोनों को गिनना है और एरिया कहता है दोनों को एक ही बार गिनो, दो दो बार गिनने की नोटंकी नहीं करनी। कह रहा तो जो सोच रही लिख रखा है मैंने। अगर बेटा रिंग 7 मेंबर से ज्यादा हुई, रिंग क्या हुई बेटा? 7 से ज्यादा हुई, तो उसके पास क्या होता है? रिलैक्सेशन के लिए जगह बड़ी होती है, तो वो घूम के ऐसे आ जाती है। देखो अभी सिस फॉर्म है और अब देखो दोनों एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। हाइड्रोजन देखो घर पे बना ना इसे सुंदर सुंदर। क्लियर है? आ रही बात में? इसे घुमा दिया तो 7 से बड़ी अगर रिंग का डबल बॉन्ड आया तो आप उसे क्या, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं? 2 सेंटर है और एरिया कितना है? 1। आगे बात में घुमाना थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब तुम्हें एक देखो मैथ वालों को तो ये पता है, बायो वालों को एक चीज सिखाते हैं, फैक्टोरियल। देखो ध्यान से, है देखो 5 फैक्टोरियल होता है ना, इस फैक्टोरियल का मतलब है 5 से लेके 1 तक का सारा मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 3 2 1। 7 फैक्टोरियल को क्या कर दो बेटा? 7 6 5 4 3 2 1। 2 फैक्टोरियल 2 और 1। 0 फैक्टोरियल मतलब 1। 0 फैक्टोरियल मतलब 0 नहीं होता, क्या होता है? 1। 1 का 1। बोलो कोई दिक्कत है? तो बायो से मैथ से, बायो से तुम। अब देखो बेटा हमें क्या होता है कि एक परमोटेशन कॉम्बिनेशन होता है कि ध्यान समझो, इसे एनसीएम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? एनसीएम। इस एनसीएम को लिखते हैं ऐसे, एन ऊपर
नीचे सी और जेड में क्या लिखा होता है एम। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमें बताता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास, कितनी पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज की मैं बात करूं तो n को लिखना है ऊपर वाले को n फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले m को क्या लिखना है m फैक्टोरियल, फिर आपको ब्रैकेट में क्या लिखता है n माइनस m फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है। जैसे आपको लिख के दिया 5c2, क्या लिख के दिया, तो आप 5c2 को कैसे लिखोगे बेटा, देखो ध्यान से, 5 फैक्टोरियल, फिर नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में। अब इसे सोल्व भी करना है, सुन लो, मैथ वाले नहीं बोलेंगे। अगर ध्यान से देखो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको क्या लिखेंगे, कट जाएगा, और 2 से कट जाए कितना आ जाएगा 10। अब जैसे हमें 7c2 लिखना है, क्या लिखना है, तो 7c2 क्या होगा बेटा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल। अब देखो इसे पूरा सोल्व मत करो, 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दो 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू, क्योंकि मुझे पता है भाई 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 6 5 4 सब चलता है, तो 5 फैक्टोरियल लिख दिया, मतलब आगे भी तो चलेगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 पे कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, तो क्या हो गया 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 21। जैसे एक बार 6c2 करके देखो, बायो वाले करके देखो, 6c2 करके दिखाओ बायो वाले। पंद्रह, देखो 6c2 क्या होगा बेटा, 6 को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, और कितना आ जाएगा 15। क्या सबको फैक्टोरियल समझ में आ गया बेटा, पक्का। अब इसका यूज है बेटा अपने पास में, हमें क्या करना है बेटा, मेथड है। हाँ हो गया बहुत सारा, कल कराएंगे, है ना, ठीक है। 7-8 पेज थोड़ी हुए। नेक्स्ट देखो बेटा, मेथड टू प्रिडिक्ट टोटल पॉसिबल ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। क्या करना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर प्रिडिक्ट करने के हमें मेथड पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं बेटा, मेथड। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, देख लेते हैं।